वेलकम टू एवरीबडी इन माय यूट्यूब चैनल। बीएससी सेकेंड ईयर की पिछली क्लासों में हम यूनिट सेकंड पर चर्चा कर रहे थे। यूनिट सेकंड में जो आपका अंतिम टॉपिक था वो ऑक्सीकरण अवस्था पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर से सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन स्टेज एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर को कंपेयर हमने किया है। और अब आज की क्लास में जो आपका अगला टॉपिक है वो है इनके चुंबकीय गुण। तो देखो, चुंबकीय जो गुण है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स या आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है। किसी भी परमाणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही अधिक होता है और उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। और यदि हम बात करें, यदि किसी एटम में जो है आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है या पेड इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपका कम प्राप्त होता है। लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी की, तो देखिए, सामान्यतः किसी पदार्थ का चुंबकीय व्यवहार उसमें उपस्थित आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ का चुंबकीय व्यवहार उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियों द्वारा निर्धारित होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन की जो है टू टाइप्स की जो मोमेंट होती है, कौन कौन सी मोमेंट होती है? तो चक्रण मोमेंट और एक ऑर्बिटल मोमेंट, कक्षीय गति। तो जो स्पिन मोमेंट है, चक्रण गति, इसको हम एस से डिनोट करते हैं और जो कक्षीय गति उससे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो एक तो कक्षा में गति करता है नाभिक के चारों ओर, और इस कक्षा में गति करते वक्त वो अपनी अक्ष पर भी घूमता रहता है, स्पिन मोमेंट। जैसे आपके पृथ्वी जो है सूर्य का चक्रण करती है तो अपनी धुरी पर भी घूमती है और इसकी सूर्य की कक्षा में भी घूमती है। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी अपना जो है नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति भी करता है और चक्रण गति भी करता है। तो इन दोनों गतियों के योग के बराबर या इन दोनों के द्वारा उत्पन्न आघूर्णों के योग के बराबर उसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो देखिए, किसी पदार्थ के लिए चुंबकीय व्यवहार अर्थात चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की दोनों प्रकार की गतियों द्वारा उत्पन्न आघूर्णों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, हम चुंबकीय मैग्नेटिक मोमेंट को किस दर्शाते हैं? म्यू द्वारा। और म्यू किसका सम है? म्यू एस प्लस म्यू एल। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं व उनके यौगिकों द्वारा प्रदर्शित चुंबकीय व्यवहार की प्रकृति भिन्न होती है, जिसकी व्याख्या हम निम्न प्रकार कर सकते हैं या निम्न प्रकार संभव है। पहला पॉइंट आप इसमें देखिए, पहला पॉइंट है प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातु आयनों के छोटे आकार के कारण इनके डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति आक्रमणकारी लिगेंड द्वारा निरस्त कर दी जाती है, अर्थात का शमन कर दिया जाता है। अतः इनके संकुलों में डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को लिगेंड द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। जब कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण आपका निरस्त कर दिया गया है बाह्य आक्रमणकारी लिगेंड के द्वारा, तो अब इलेक्ट्रॉन का कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट बचा? ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो किस पर निर्भर करेगी? उसके जो है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण पर ही वो निर्भर करेगी। अतः चुंबकीय आघूर्ण में केवल चक्रण क्वांटम संख्या अथवा चक्रण गति का योगदान होता है। अतः इनके लिए चुंबकीय गुणों का निर्धारण निम्न सूत्र के आधार पर किया जा सकता है। किनके लिए? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, ओनली स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो एलिमेंट हैं आपके, उनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का जो निर्धारण है हम इस सूत्र के द्वारा करते हैं। म्यू एस इक्वल टू रूट एन कोष्टक एन प्लस 2। ये जो फॉर्मूला है इसमें एन जो है आपका आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर n है। तो जो आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनका चुंबकीय गुण का निर्धारण इस फॉर्मूले द्वारा हम कर सकते हैं। जबकि द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुल में आयन के बड़े आकार के कारण इनके डी कक्षक आक्रमणकारी लिगेंडों द्वारा पूर्ण रूप से परिरक्षित नहीं हो पाते हैं, अर्थात लिगेंड द्वारा
इन धातुओं की कक्षीय गति का पूरी तरह शमन नहीं हो पाता। इसलिए इनके परिणामी आघूर्ण में कक्षीय तथा चक्रण या चक्रीय दोनों गतियों का योगदान सम्मिलित होता है। अतः इनके परिणामी आघूर्णों का मान निम्न सूत्र की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं। देखो, जब हम द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है। एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के साथ साथ उसकी कक्षीय गति का जो है कक्षा भी बड़ी होती है, और जब कक्षा बड़ी होगी तो आक्रमणकारी लिगेंड इस पर अटैक करेगा तो जो है इसका पूर्णतः समन नहीं हो पाता इसकी कक्षीय गति का। तो यहाँ पर जो इसका चुंबकीय मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इसमें कक्षीय और चक्रीय दोनों गतियों का योगदान होगा। तो देखो, इसका जो फॉर्मूला है वो है म्यू एस प्लस एल। एल क्या है आपका कक्षीय गति और एस क्या है आपकी चक्रण गति। तो इन दोनों का समेशन म्यू है इक्वल टू जी रूट जे कोष्टक जे प्लस 1 बी एम। बी एम क्या है इसकी यूनिट, इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटॉन। अब यहाँ पर जी जो हैं ये जी हैं लैंडे विपाटन गुणांक। जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी इक्वल टू 1 प्लस जे कोष्टक जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन 2j कोष्टक j प्लस 1। यहाँ पर j क्या है? j है एक आपका कोफिशिएंट जो आपके एल प्लस एस के जोड़ से जो आपका कांस्टेंट आता है वो होता है j। और जब हम यहाँ इसमें इस j की एल की एस की सारी वैल्यू पुट करके जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो लैंडे विपाटन गुणांक आपका जी है इसकी वैल्यू निकल कर आती है 2.0। वैसे 2.011 आसपास इसकी वैल्यू आती है, लेकिन आप इसे 2.0 याद रखें। इससे आपके जो आने वाली प्रॉब्लम्स है वो सारी इसकी सोल्व हो जाएगी। इस यूनिट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो। इसके आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एस को चक्रीय या चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहा जाता है, एल को जो है कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या और जे को परिणामी कोणीय संवेग क्वांटम संख्या द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का चुंबकीय व्यवहार लिगेंड की प्रकृति से प्रभावित होता है। हाँ, हमने देखा है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हैं इसके जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनते वक्त आक्रमणकारी लिगेंड की जो नेचर होती है उस पर उसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। डिपेंड करता है, यदि प्रबल आपका लिगेंड है तो यहाँ पर आपका सदैव लो स्पिन जो है निम्न चक्रण संकुल बनेगा, और यदि आपका दुर्बल लिगेंड है तो उच्च चक्रण संकुल बनता है। ये आपने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में देखा है। लेकिन प्रबल लिगेंड जैसे साइनाइड, कार्बोनिल, NO आदि की उपस्थिति में धातुएं D2sp3 संकृत अवस्था में लो स्पिन संकुलों का निर्माण करती है। लो स्पिन बोले तो निम्न चक्रण संकुल है ना। जबकि दुर्बल लिगेंड जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, H2O इत्यादि जो आपके दुर्बल लिगेंड्स हैं, इन दुर्बल लिगेंड्स की उपस्थिति में प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं sp3D2 संकृत अवस्था में उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करती है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण ये करती है। किंतु द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं के संकुलों का चुंबकीय व्यवहार लिगेंड से प्रभावित नहीं होता तथा 4D एवं 5D की धातुएं सदैव निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण करती है, अर्थात लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण ये करती है। जिसका मुख्य कारण 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के लिए डेल ओ क्या है आपकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के लिए डेल ओ का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण 4D व 5D श्रेणी के तत्व सदैव D2sp3 संकरण के साथ
निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण करते हैं। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है संकुल बनाने की प्रवृत्ति। तो संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति इनकी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 3D, 4D, 5D श्रेणी के तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु 3D श्रेणी की तुलना में 4D व 5D श्रेणी के तत्व अधिक संख्या में संकुल का निर्माण करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय व वर्ग समतलीय संकुलों के बनने एवं उनके रंग तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। वर्ग समतलीय संकुल वस्तुतः परिस्थितियों की व्यवस्था से बनते हैं। प्रयास तो यहाँ भी अष्टफलकीय संकुल बनाने का होता है, लेकिन अष्टफलकीय संकुल ना बनकर यहाँ पर जो है वर्ग समतलीय संकुल का निर्माण होता है। यदि किसी धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 हो तो संकुल निर्माण के लिए लिगेंड चाहे प्रबल हो या दुर्बल हमेशा 8D इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में जाते हैं, जबकि शेष बचे 2 इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में प्रवेश करते हैं। यहाँ हम उदाहरण ले सकते हैं हेक्सा एक्वा निकिल 2+ आयन का। तो देखो यहाँ पर निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 और +2 में निकिल का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा D8। अब देखो D8 में जो है आपके 6 लिगेंड है, तो यहाँ पर ये कौन सा है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ऑक्टाहेड्रल स्थिति में जो है आपकी स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है वो हम इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में आपके D8 विन्यास है। यहाँ पर आपके ये 5D कक्षक हैं और D कक्षक जो हैं ये अपनी सामान्य स्थिति में हैं। जब इनमें इलेक्ट्रॉन का जो है हम फिलिंग करते हैं तो इनकी ऊर्जा कुछ बढ़ जाती है। तो यहाँ से एनर्जी यहाँ थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अष्टफलकीय क्षेत्र में इनका विभाजन होता है, विपाटन होता है, तो 3 कक्षक जो है आपके T2G कक्षक कहलाएंगे, ये T2G, और ये 2 कक्षक आपके EG कक्षक कहलाएंगे। या तो हम इन्हें 3 लाइनों द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं और इन 2 लाइनों द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। और ये जो है आपकी ये औसत ऊर्जा है आपकी, और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने के लिए इसको कितनी रिक्वायर ऊर्जा की आवश्यकता है 0.6 डेल ओ, और यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन जाने पर -0.4 डेल ओ ऊर्जा का ये उत्सर्जन करेगा। तो ये हो गई आपकी प्रबल लिगेंड के संदर्भ में बात। अब यदि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में हम बात करें तो इसी प्रकार इनमें भी स्प्लिटिंग का जो है पैटर्न होगा। और यहाँ निकिल +2 की हम बात करते हैं, निकिल के संदर्भ में बात कर लेते हैं अगला उदाहरण लेकर। यदि ये दुर्बल अष्टफल के क्षेत्र में D8 विन्यास का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और यहाँ पर विपाटन जो होता है, तो यहाँ पर विपाटन होने के पश्चात जो EG कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है इनकी पुनः स्प्लिटिंग हो जाती है, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इससे भी लोअर एनर्जी वाले जो आपका ऑर्बिटल होता है DZ2 इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका निकल प्रथम संक्रमण श्रेणी का एलिमेंट है। तो इसमें प्रबल हो या दुर्बल हो, यदि D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो T2G कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन जाने हैं और EG कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। पर यहाँ पर ध्यान इतना देना है कि यदि आपका दुर्बल लिगेंड है तो EG कक्षक पुनः स्प्लिट होकर DZ2 एंड DX2 y2 में स्प्लिट हो जाएंगे, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं EG कक्षकों के वो DZ2 में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि DZ2 की ऊर्जा DX2 y2 से कम है, अतः यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और ये अधिक स्थायी होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।